अब जैसे मैंने आपको बोला कि 2 की पावर -1 1/2 नहीं होता, a की पावर -1 जो वो 1/a नहीं होता। मैट्रिसेस में हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे ही आपने फंक्शंस में सीखा है कि जो f इनवर्स है वो 1/f नहीं होता। बात समझाई? तो ये तो बेसिकली इनवर्स के बारे में हम अब बात करें तो अब डिटेल में पढ़ेंगे। और जो टॉपिक होगा उसका जो नाम है हमारा टॉपिक का, आज का जो टॉपिक है वो है बाइनरी कंपोजिशन। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है आजकल, ये एग्जाम में नहीं आता, बट ये जेई मेंस में आ सकता है। और जो आईसीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है +2 पे, उसमें आएगा। ठीक है, तो जो टॉपिक है उसका नाम है बाइनरी कंपोजिशन। बाइनरी कंपोजिशन बड़े ध्यान से सीखना, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है बाइनरी कंपोजिशन। इसको आप बाइनरी ऑपरेशंस भी लिख सकते हो। ठीक, हम बड़े एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वी हैव अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये n एक नेचुरल नंबर है बेटा। तो नेचुरल नंबर्स में अगर मैं एक फंडामेंटल, क्योंकि ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे हम, कंपोजिशन ऑपरेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी ऐसा कुछ भी। तो अब मैं कहता हूँ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नाउ एसोसिएटेड विद एडिशन प्लस। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे सोचे हम, मैं कहता हूँ कि यहाँ से कोई एक नेचुरल नंबर ले लो, सपोज स्मॉल m ले लिया, एक दूसरा नेचुरल नंबर ले लो n। तो दिस टू नेचुरल नंबर्स आर m एंड n विच आर रैंडमली चूजन। अब रैंडमली चूजन का मतलब यहाँ पे हमने कोई भी ले लिया अपनी मर्जी से, कहीं से भी, पूरे सेट में से कहीं से भी ले लिया। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक नया एलिमेंट आएगा। वो नया एलिमेंट इस सेट में अगेन बिलोंग करेगा, बिकॉज सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अगेन अ नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 5। तो 5 भी यहाँ कहीं पे पड़ा होगा। इसको हम बोलते हैं, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होल्ड करता कोई भी सेट, तो उसमें जो प्लस है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे बाइनरी कंपोजिशन। ठीक, अगर मैं यहाँ बात कर दूं नेचुरल नंबर एसोसिएटेड विद n, सॉरी -1, यानी कि सब्ट्रैक्शन पे देखो, अगर मैं लिखता हूँ 1 - 2, तो ये तो माइनस में 1 आ गया, तो -1 n में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब जो माइनस का साइन है ना आपके पास, जो ऑपरेशन है, नॉट ए बाइनरी कंपोजिशन। बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है, ये बाइनरी कंपोजिशन नहीं है। बट अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, n अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो आप ये देखो, किसी भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, नेचुरल नंबर ही आएगा। और जो नेचुरल नंबर है आपका वो n के अंदर दोबारा बिलोंग करेगा। यानी कि इफ वी हैव टू नेचुरल नंबर m एंड n, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नया नेचुरल नंबर होगा। जो नंबर आएगा वो किस में बिलोंग करेगा बच्चों, n में बिलोंग करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो अ बाइनरी कंपोजिशन और बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, फॉर द सेट n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मेरी बात समझ आई? तो जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बार बार कि प्लस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा, जरूरी नहीं है कि यही आप में इनमें से कोई ना कोई बाइनरी कंपोजिशन होता है। बाइनरी कंपोजिशन कोई भी ऑपरेशन हो सकता है विच इज सेल्फ डिफाइंड और पर्टिकुलरली डिफाइंड इन द क्वेश्चन। तो अब वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। क्लियर? तो अब हम 1 बाय 1 करके 5 प्रॉपर्टी जो है समझेंगे, और वो 5 प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे उनका, क्योंकि उनके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो मिल जाता है हमें। ठीक है, तो अब बच्चों एक सेट है आपके पास, ठीक है, मैं कहता हूं लेट S इज अ सेट एंड स्टार इज एन ऑपरेशन defined
ऑन द एलिमेंट्स ऑफ सेट एस। सेट एस के जो एलिमेंट हैं उनके ऊपर जो हम ऑपरेशन डिफाइन करेंगे वो स्टार है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे एडिशन और क्या था भाई, मल्टीप्लिकेशन है ना। ये दो ऑपरेशन जो हमने डिफाइन किए थे, बात समझाई, हमने ऐसे दो ऑपरेशन डिफाइन किए थे। तो अब हम बात कर रहे हैं सेट एस के लिए। तो अब हम सेट एस में से कोई भी दो तीन एलिमेंट ले सकते हैं। मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए सेट एस, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, हमें नहीं पता अभी कौन कौन से हैं, क्योंकि मैंने किसी पर्टिकुलर सेट का यहाँ पे नाम नहीं लिखा, मैंने तो कोई जनरली सेट ले लिया कोई भी। अब मैं यूं कहता हूँ, सपोज अब हम यहाँ से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं ए, और एक एलिमेंट ले लेते हैं बी, कहीं से भी रैंडमली चूजन, कहीं से भी। आप इसमें नजदीक भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं, और सिर्फ ये दो ही नहीं, हम जो भी अब बात करेंगे वो फॉर एवरी पेयर ऑफ ए बी की बात करेंगे। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट हो तो ये सबके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दो एलिमेंट को लेके चेक कर लेंगे हम, वो सबके लिए ही सेटिस्फाई होनी चाहिए जो भी हम कंडीशन अब लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ फॉर एवरी, इस सिंबल को हम बोलते हैं फॉर एवरी, मैं अभी इसमें लिख देता हूँ, इफ फॉर ऑल a comma b belongs to S, we have a star b। a स्टार बी मतलब जैसे हमने नेचुरल नंबर में m प्लस n लिखा था, मल्टीप्लिकेशन में m इंटू n लिखा था, तो जो भी ऑपरेशन होगा स्टार उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक, तो स्टार एक जनरल नोटेशन है और कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि स्टार ही होगा। ये तो वैसे एक बहुत सारी किताबों में बहुत सारे राइटर्स ने लिखनी स्टार्ट कर दी, यू कैन डिफाइन योर ओन। ठीक है, कुछ किताबों में ऐसे भी आ जाता है नोट। ठीक है, जैसे हम कंपोजिशन पे लगाते हैं किसकी, दो सेट्स, सॉरी दो फंक्शन की, फॉर गोफ एटसेट्रा। तो अब मैं कहता हूँ ए स्टार बी इज अ न्यू एलिमेंट। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि सपोज ये कोई एलिमेंट आ गया आपके पास, हमें नहीं पता क्या है, कुछ तो बना है। तो ये जो एलिमेंट बना बच्चों, ठीक है, दिस आल्सो बिलोंग्स टू सेट एस। ठीक है, तो इसका मतलब इट मीन्स a स्टार b मस्ट बिलोंग्स टू s। ठीक है, यहाँ पे अगर a स्टार b s का मेंबर हुआ, दोबारा पढ़ाता हूँ, a b अगर सेट s के एलिमेंट है, और मैं कहता हूँ कि a स्टार b डिफाइन करके एक नया हमने सेट बना दिया, और ये सॉरी जो एक नया एलिमेंट बना दिया, और ये एलिमेंट अगर अगेन दोबारा सेट s में बिलोंग करेगा, तो हम बोलेंगे जो स्टार है वो बाइनरी कंपोजिशन है, अदरवाइज नहीं। Okay, it means if a star b belongs to S, then जो स्टार है उसको हम बोलेंगे बाइनरी कंपोजिशन। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये तो ये चीज हो गई। ओके, और जो हम इसको एक चीज और बोलेंगे बच्चों, वो क्या होगा, आल्सो वी कॉल एस, क्या बोलेंगे, एस इज क्लोज्ड सेट अंडर बाइनरी कंपोजिशन स्टार। मतलब सेट एस को बोलेंगे कि क्लोज्ड है भाई, अंडर द सेम कंपोजिशन स्टार। ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी is known as क्लोजर प्रॉपर्टी। बात समझाई। तो एक अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो एग्जांपल जो है हम ले लेते हैं वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। मैं कहता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन। ठीक है ना, अंडर एडिशन की बात करते हैं हम, तो मैं बोलूंगा n इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि नेचुरल नंबर के कोई भी दो एलिमेंट ले लो, वो दोनों एलिमेंट को जब हम ऐड करेंगे, अगेन दे विल बी द सम विल बी एन एलिमेंट ऑफ
एन, मेरी बात समझाई? एन के कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनको ऐड करोगे तो एक नया एलिमेंट बनेगा विच विल बी गेन फ्रॉम द सेट एन। तो इसलिए इसको बोल दिया क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐसे ही अगर मैं एन को बोल दूं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो मैं बोलूंगा एन इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। बात समझाई? तो क्योंकि किसी भी दो नेचुरल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा फिर वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही लाई करता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक बार आप देख लेना, ठीक है? क्लोजर प्रॉपर्टी जो अभी हमने सीखी है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। द प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी, जिसको आप एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हो, है ना? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी, है ना? तो अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? मैं कहता हूँ कि सपोज आपके पास सेट एस है। अब आप सेट एस में से रैंडमली 3 एलिमेंट ले लो। ले लिया, एक एलिमेंट ए, एक बी और एक सी। इन जनरल आप यूं बात करो, आपके पास 3 नंबर है, ए 3 4 और 5 सपोज, है ना? इनको मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे? पहले दो को ही ऐड मल्टीप्लाई करोगे ना, किसी को भी, या तीनों को एक ही बार में हो जाता है? कोई ऐसा बच्चा जो तीनों को एक ही बार में करके दिखा दे, जिसमें कहते 2 3 जा। पहले तो दो को ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, देन 5 आएगा ना बीच में। ऐसे नहीं होता 2 3 जा 5 जा, ठीक है ना? तो पहले तो हम या तो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो ये जो ब्रैकेट्स का शिफ्टिंग है ना, शिफ्टिंग ऑफ द ब्रैकेट, तो इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिविटी। तो अब हम क्या कहने चाहते हैं? मैं कहता हूं कि ए बी सी आपके पास कोई भी 3 एलिमेंट है फ्रॉम सेट एस। ओके, देन कह रहे ए बी और सी, ए बी और सी ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है? यूं भी हो सकते हैं, सॉरी इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ये ऐसे भी हो सकते हैं। मेरी बात सुन रही? देखो ब्रैकेट को तो हमने आगे शिफ्ट किया है, ठीक है ना? अगर कोई सेट ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बनती है। मैट्रिसेस अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एसोसिएटिव होते हैं, उनका ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब इसमें भी ऑर्डर चेंज नहीं किया, देखो हमने एबीसी तो एबीसी ही रखा है एवरी टाइम। अगर हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है? मैं मेंबर ले लेता हूँ 2 3 और 5 और ये ऐसे माइनस ले लिया और ये आ गया 2 -3 और माइनस में 5। तो ये चीज और ये चीज देखो ब्रैकेट शिफ्टिंग से क्या ये इक्वल है आपस में? क्या बच्चों ये इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे, है ना? ये देखो माइनस में 1 और माइनस में 5 और ये बनेगा 2 -2, ठीक है? तो ये बन जाएगा -6 और ये बन जाएगा 4। इज इट पॉसिबल? नेवर। तो एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करती। तो एसोसिएटिविटी जरूरी नहीं है कि हर जगह होल्ड करे, ठीक है? देर आर सो मेनी केसेस जहां पे होल्ड नहीं करती। और ये जो डिटेल है ये आप ग्रेजुएशन लेवल में सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप थ्योरी, ठीक है? क्लियर? एसोसिएटिविटी क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैं एक ना आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके ऊपर बात कर रहा हूं, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये भी हमें पता है, अब तो आपने नाम भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे अगर मैं बात करता हूं 4 मैट्रिसेस, 4 मैट्रिसेस, देखो अगर मैं बात करता हूं अंडर मल्टीप्लिकेशन तो आई इज द आइडेंटिटी। अगर मैं बात करता हूं अंडर एडिशन तो नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं अगर आई से मल्टीप्लाई करता हूं तो ए बनता है,
ऐसे ही अगर मैं अंडर एडिशन 0 को ऐड करूंगा तो a रहेगा। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे, ये जो, समझ गए मेरी बात, ये ऑपरेशंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर मैं छोटी क्लास की बात करता हूं तो ऑल ऑफ यू नो दैट अगर मैं किसी भी रियल नंबर को 0 में ऐड करता हूं, वी गेट द सेम नंबर अगेन। अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वी गेट द नंबर अगेन सेम। तो जीरो इज द आइडेंटिटी अंडर एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। और अगर मैं बात करता हूं 1 की, तो 1 इज द आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, बट ऑलवेज ऐसा थोड़ी पॉसिबल होता है ना, मेरी बात समझाई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूं तो आइडेंटिटी फंक्शन मैंने आपको याद है करवाया था, मैंने कहा था आई एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, मतलब एनी फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज सेम होती है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है। जैसे मैंने कहा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख दो बेशक आप, ये 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। समझ गए मेरी बात। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन था, ठीक है ना। आइडेंटिटी फंक्शन की खास प्रॉपर्टी होती है ये कि वो किसी भी ऑपरेशन के हिसाब से अगर किसी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ भी ऑपरेट होती हैं तो एलिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती, चाहे वो एडिशन ऑफ नंबर हो, मैट्रिसेस हो, फंक्शंस हो, कुछ भी, मतलब कोई भी ऑपरेशन हो जो भी डिफाइंड किया होगा उस टाइम पे, तो उसका आपको ध्यान देना है। क्लियर हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो आइडेंटिटी एलिमेंट generally is denoted by E। तो आपके पास आइडेंटिटी इज डिनोटेड बाय ई। ई आपके पास जो आप एक्सपोनेंशियल नंबर वगैरह लिखते थे, अब यहाँ ई हमारी जो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। मैं कहता हूं कि फॉर एवरी एलिमेंट ए, अगर मैं ई को ऑपरेट करता हूं तो वो ए रहेगा। तो आप ई स्टार ए करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू आपकी सेम रहेगी। बात समझाई। तो ई आइडेंटिटी होगा इन दैट केस, ई आइडेंटिटी होगा इन दैट केस। ठीक है बच्चों, ये एकदम क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट, तो बच्चों आइडेंटिटी है ना, एग्जिस्ट करना जरूरी है किसी भी चीज के लिए। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो उसके बाद हम बात करते हैं इनवर्स की। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इनवर्स की हम बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ठीक है जी। तो अब इनवर्स की बात करो। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको पूछा था कि क्या 2 का इनवर्स 1/2 होता है, आपने बोला यस होता है। बट क्या ऑलवेज होता है? मैं कहता हूँ नॉट ऑलवेज। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन, अप्लाइड। ठीक है, अब करें आगे इनवर्स का। तो इनवर्स के लिए क्या होता है? मैं कहता हूं कि फॉर सम एलिमेंट A in S, there is some element B with the property कौन सी भाई? A को कह रहे और B को ऑपरेट कर दे तो आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो B को और A को आपस में ऑपरेट कर दे तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो तब हम ये बोलेंगे कि B इज इनवर्स ऑफ A and notationally B इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A, मतलब A की पावर -1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैट्रिक्स में हमने A और B इज इक्वल टू अगर I कहा था, तो जो B मैट्रिक्स है बच्चों वो A का इनवर्स था।
अब यहाँ पे ए का इनवर्स डजंट मीन 1 अपॉन ए, बट बी जो था ना आपके पास, यानी कि ए का इनवर्स जो था वो क्या होता था, ए का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे बनता था ना। तो क्या ये चीज आपका ए इनवर्स का ए का रेसिप्रोकल है? नो, वो इनवर्स ऑफ ए है। तो इनवर्स ऑफ ए में फर्क होता है, मेरी बात समझाई। इनवर्स ऑफ द एलिमेंट वो रेसिप्रोकल ऑलवेज नहीं होता। हाँ, नंबर्स में क्यों होता है? नंबर्स में इसलिए होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन कि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, बिकॉज अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स 1 इज द आइडेंटिटी, देयरफॉर मैं कहता हूं कि 1/2 से मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। तो इसलिए 2 का इनवर्स इज 1/2 एंड 1/2 का इनवर्स इज 2। बट अगर यही ऑपरेशन आपका अंडर एडिशन हो जाता तो मैं लिखता कि मैं 2 में क्या ऐड करूं कि वो आइडेंटिटी बन जाए, आइडेंटिटी 0। तो यहाँ पे बच्चों मैं कहता -2 ऐड कर दो, तो इसका मतलब था कि 2 का पावर -1 -2 है। मतलब अगर मैं इसको पढ़ूं, इसका मतलब ये है कि 2 का इनवर्स, 2 का इनवर्स इज -2। अब ये जो इनवर्स है यहाँ पे मैं एक वर्ड डाल दूंगा साथ में, एडिटिव। क्या डालूंगा? एडिटिव, क्योंकि अंडर एडिशन था ना, ठीक। और यहाँ पे जो वैल्यू ये क्या है? अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, ठीक है ना। वो नंबर्स और ऑपरेशंस, सेट और उसके ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि इनवर्स क्या होता है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबडी। मैं एक बार रिकॉर्डिंग, चलो पहले एक प्रॉपर्टी और करते हैं, देन विल डिस्कस अगेन ऑल द सब्जेक्ट्स, सॉरी ऑल द पॉइंट्स। तो एक लास्ट जो पॉइंट है बच्चों आपके पास, वो क्या रहा? एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिविटी लिख देते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिविटी का मतलब ये होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट a, b फ्रॉम द सेट a स्टार b मस्ट बी इक्वल टू b स्टार a, एंड दिस मस्ट हैपन फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू द सेट चूजन बाय अस। क्लियर? तो अगर जैसे 2 into 3 into 3 into 2, 2 plus 3 to 3 plus 2, मैट्रिसेस में अंडर एडिशन प्रॉब्लम नहीं है, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन इट इज अ प्रॉब्लम। आपको ये पता है कि वहां पे a और b को मैं b और a से मल्टीप्लाई, अगर मैं a b को और b a को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, a b और b a को, परिवार समझाई, तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। अगर वो इक्वल हो तो हम उसको बोल देते हैं कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। याद आया? तो सेम प्रॉपर्टी होल्ड्स। अगर कोई सेट ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है जो मैंने अभी लिखी है, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, देन वी कैन कॉल दैट द सेट इज कम्यूटेटिव और द प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी। ओके, मेरी बात समझाई? तो ये है कम्यूटेटिविटी की। तो अब ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? मैं बार बार ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि लेट a, b belongs to Q। अब Q क्या था? सेट ऑफ रेशनल्स, सेट ऑफ रेशनल्स। मैं यहाँ पे कहता हूँ नॉन जीरो रेशनल्स। ओके, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, ए बी आर नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। जीरो नहीं है सेट के अंदर, ये ध्यान देना, जीरो इंक्लूड नहीं किया मैंने, ठीक है। अब एंड स्टार इज डिफाइंड एज, मतलब अगर हम बात करते हैं कि ए स्टार बी की, तो ए स्टार बी यहाँ पे ए बी अपॉन में, अगर मैं कोई एलिमेंट सपोज 7 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो स्टार का मतलब अब यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है ना, ये कुछ और तरीके का ऑपरेशन हो गया, यानी कि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये। इसका मतलब ये हुआ स्टार का कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दो, वो स्टार है, ठीक। जैसे 2 into 3, तो 2 स्टार 3, 2 into 3/7 यानी 6/7। क्लियर? तो ये चीज ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी है सबसे पहले? क्लोजर। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होती है कि नहीं होती, अब बात कर लेते हैं। मैं एक स्टार बी की बात कर रहा हूँ। ए स्टार बी इक्वल टू क्या है? ए बी अपॉन में 7 है, तो विच कैन बी रिटन एज 1/7 into a into b।
अब आप वन बाय वन करके देखो, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। तो अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज अगेन रैशनल। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इज अगेन रैशनल। तो अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इज अगेन रैशनल होगा तो फिर नेचुरली बात है कि ये भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। सो ए स्टार बी किस में बिलोंग किया, ए स्टार बी जो है वो क्यू में बिलोंग किया। मेरी बात समझाई, बात क्लियर होगी बच्चों। तो जो आपके पास क्यू है वो क्लोज हो गया अंडर ऑपरेशन स्टार, यानी कि जो स्टार होल्ड करता है वो बाइनरी कंपोजिशन है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, है ना, अंडर स्टार। बात समझाई। नंबर दो में बच्चों ए स्टार बी स्टार सी, एक काम करते हैं, पहले हम ए स्टार बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्टार बी क्या होता है, ए बी अपॉन में 7, क्योंकि स्टार की प्रॉपर्टी है ना ये। तो अब ये ब्रैकेट में ए बन गया आपके पास, ये बन गया ए और ये बन गया बी। तो अब आपके पास ये बन गया ए बी अपॉन 7। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये बन गया आपके पास ए बी सी अपॉन में 49। मेरी बात समझाई, क्लियर। या एक काम कर लो, जैसे मैं अब इसको कर रहा हूँ ना अलग अलग, तो आप वैसे ही कर लो। ये बन गया बी स्टार सी अपॉन में 7। तो अब ये मैंने लिख दिया ए स्टार बी स्टार सी, बन गया ना प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे ही आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ये एसोसिएटिविटी। तो स्टार जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है फॉर द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। अब अगर आपको बोल दें कि फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ठीक है, तो आप आइडेंटिटी कैसे फाइंड करोगे। मैं कहता हूं यहाँ पे कि ए जो था वो क्यू में है, जो ए था वो किस में है, क्यू में, ठीक है। और ई बी सच दैट, एक एलिमेंट ई, अब अभी हमें पता नहीं है कि वो क्यू में है या नहीं फिलहाल। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये क्यू में बिलोंग करता है। तो मैं कहता हूं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, सपोज। तो ए ई बाय 7, अब ये मुझे नहीं पता लगे कैसे आ गई बात, है ना। अब कैसे आ गई, मतलब ए स्टार ई को मैं लिख सकता हूँ ना ए ई अपॉन में 7। तो फिर ई की वैल्यू क्या आई आपके पास, 7 आ गई, ठीक है ना। तो अगर ई 7 आ गई तो इसका मतलब 7 क्या है आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप चेक करके देखना है, करके देखो। ये लो 2 स्टार 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 बाई 7 इक्वल टू 2, यानी कि अब आगे 3 स्टार 7 यानी कि 3 इंटू 7 बाई 7 यानी कि 3। अगर अब 5 स्टार 7 है तो 5 इंटू 7 बाई 7 इक्वल टू 5 एटसेट्रा। मेरी बात समझाई। तो 7 will work as an identity element under this binary composition, particularly for this question only. Okay, we cannot guarantee for another questions, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए हुआ भाई ए 0 के इक्वल नहीं है। ओके, लिखा ना सबसे पहले ए नॉन जीरो एलिमेंट्स है, दैट्स व्हाई। नाउ विल टॉक अबाउट द इनवर्स। तो अगर हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, मैं कहता हूं कि ए तो है ये, तो बी कोई एलिमेंट है जो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तभी तो इससे बी का ए का इनवर्स निकलेगा ना। बी इज सम एलिमेंट विच सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। कोई बात नहीं, तो ये क्या बना, ए बी अपॉन 7, और ई क्या था, वो भी 7 था, ठीक है ना भाई। तो फिर बी की वैल्यू क्या आई, 7 7 49 अपॉन में ए, ये आया बी। तो बी क्या होता है आपका फाइनली, ए का इनवर्स। तो इसका मतलब ए का इनवर्स इक्वल टू 49 अपॉन ए। अब इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई अगर मुझे 10 का इनवर्स निकालना है तो 49 बाई 10 है, 11 का इनवर्स क्या होगा, 49 बाई 10, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ 7 का इनवर्स क्या होगा, 49 बाई 7 यानी कि 7। तो इनवर्स identity, they all depends upon the set and operation defined on that set. Clear? Okay.
क्लियर बच्चों? तो एक और मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। सपोज मैं कहता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू Q1। अब Q1, यहाँ पे जो Q1 है ये क्या चीज है? Q1 इज अ सेट ऑफ ऑल रैशनल अदर देन वन। वन के अलावा सारे रैशनल नंबर Q1 में होंगे, ठीक है? यानी कि ए और बी अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो दे विल नॉट बी इक्वल टू वन। ओके, ना ए वन है ना बी है, वन के अलावा जो भी रैशनल नंबर है दे कैन अज्यूम एनी वैल्यू। तो एंड स्टार इज डिफाइंड एज ए बी स्टार इज इक्वल टू सपोज ए प्लस बी माइनस ए बी। ए स्टार बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो अब हम क्या करें बच्चों? अब हमें इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और तो डायरेक्ट लगी पता है यहाँ से देख के कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इज अगेन रैशनल। पर अब ये बताना है कि क्या ये Q1 में बिलोंग करता है। लेट्स चेक। अब देखो, मैं अगर ए स्टार बी की बात करता हूं तो ये बन गया ए प्लस बी माइनस में ए बी। मैं कहता हूं जी दिस इज इक्वल टू Q1। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने बोला कि सिंस ए 1 के इक्वल नहीं है, बी 1 के इक्वल नहीं है, सो ए प्लस बी माइनस ए बी भी 1 के इक्वल नहीं है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इज अगेन रैशनल। आल्सो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इज अगेन आर रैशनल। ठीक है, तो अब इससे बच्चों मैं कहता हूं फॉर इफ अगर ऐसा नहीं है तो क्या मतलब मैं कहता हूं भाई जरूरी थोड़ी है ये चीज कि तभी वो 1 बनेगा ये वैल्यू। अब मैंने क्या सोचा यहाँ पे एक नई चीज सोच ली कि मैं कहता हूं कि ए भी 1 है और बी भी 1 है, देन तो फिर देखो ना a प्लस बी माइनस में ए बी ये बनेगा 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1। बात फॉलो कर गए ना कि a 1 नहीं है b 1 नहीं है तो फिर ये 1 नहीं हो सकता, बिकॉज a प्लस बी माइनस ए बी 1 तभी बनेगा जब a और b इंडिविजुअली 1 1 हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ये चीज। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। वी हैव टू डिस्क्राइब और थिंक ऑल दिस थिंग्स। अब एसोसिएटिविटी है तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ पार्ट। ओके, यू चेक इट एट होम। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, तो थर्ड प्रॉपर्टी हम आइडेंटिटी की बात करते हैं कि क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इसमें। लेट्स चेक। तो ई लिखते हैं हम आइडेंटिटी में, ए स्टार ई इक्वल टू ए, तभी तो ई आइडेंटिटी बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू ए, तो ई कॉमन आके 1 माइनस ए इज इक्वल टू आपके पास a माइनस ए 0 आ गया। तो बेटा ई मैं लिख देता हूँ 0। अब पता क्यों? क्योंकि जो a है वो 1 के इक्वल नहीं है। अब क्यों नहीं है a 1 के इक्वल? क्योंकि a जो है वो Q1 का एलिमेंट और Q1 में 1 नहीं बिलोंग करता। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो a है वो Q1 का एलिमेंट है, तो e जो है वो 0 आ गया, तो ये भी Q1 में बिलोंग करेगा क्योंकि ये 1 नहीं है ना भाई, रैशनल तो है, तो इसलिए Q1 में बिलोंग करेगा। अब अगर हम बात करते हैं फोर्थ एलिमेंट की, ठीक है, फोर्थ एलिमेंट की, अब हम बात करते हैं इनवर्स की, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स। मैं कहता हूं कि आपके पास जो A है वो एलिमेंट है Q1 के अंदर। ठीक, मैं कहता हूं यहाँ पे B एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सच दैट कि A स्टार B जो है वो E बनेगा। ठीक, तो मैं कहता हूँ a प्लस बी माइनस में ए बी इज इक्वल टू ई। अब जो ई है वो क्या था आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपका 0 है ना, ये देखो। सो वी टेक ई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों b इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस में a, तो b इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस में 1। मैंने ऊपर नीचे जो माइनस है उसे चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट इज b वी कॉल?
वी कॉल बी एज इनवर्स ऑफ ए। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ देयरफॉर ए इनवर्स इज ए अपॉन ए माइनस 1। सो आप याद रखो यहाँ पे tan इनवर्स क्या आएगा बच्चों, 10 अपॉन 10 माइनस में 1, यानी कि 10/9। अब अगर मैं 11 इनवर्स करूं तो 11 अपॉन 11 माइनस 1। अगर हम बात करते हैं 15 इनवर्स, 15 अपॉन 15 माइनस 1 एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो हमने देखो क्वेश्चन करके दिखा दिया आपको, 3-4 समझ आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। ठीक, तो ऐसे स्टार कुछ भी डिफाइन किया हो सकता है, कुछ भी आपको कह सकते हैं। हाँ, अगर फाइनेट सेट हो ना कोई, अगर फाइनेट सेट हो तो फिर क्या करेंगे हम, फिर आपको करके दिखाना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ एक सेट जी ले लो और उसमें एलिमेंट आपके पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो फिर इसके लिए क्या करें भाई, ये तो फाइनेट एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ऐसे के लिए हम बनाते हैं कंपोजिशन टेबल। क्या बनाते हैं, कंपोजिशन टेबल। अब ये जो कंपोजिशन टेबल है, कंपोजिशन तो आपको पता है ना, ऑपरेशन के लिए हम बोलते हैं बाइनरी कंपोजिशन। तो मैं अब इसका कंपोजिशन टेबल बनाऊंगा और उसके साथ ही वर्कआउट करूंगा। अब आप देखना कि इसको रीड कैसे करते हैं और कंपोजिशन टेबल हम बनाते कैसे हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक, और यहाँ पे वैल्यू आई 1 ओमेगा एंड ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे 1 ओमेगा एंड ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब 1 है, 1 को, ये जो 1 है इस 1 से करो 1 आ गया, ठीक, 1 को ओमेगा से किया आपने, ओमेगा आ गया, ऐसे ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक, फिर नेक्स्ट आप इस ओमेगा को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो 1 बाय 1 करके, ओमेगा सॉरी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 होता है, जो ओमेगा 4 है वो ओमेगा बना। अब एक काम करते हैं बच्चों, ये जो टेबल है ना आपके पास, इसको रीड करो प्रॉपर्ली, इसको देखते हैं ये है क्या चीज। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये टेबल है। अब इसके जो एलिमेंट हैं आप किसी भी रो में देख लो, क्या वो इस सेट में बिलोंग नहीं करते, डेफिनेटली दे डू, है ना, बात समझाई। तो ये इसमें बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है ये। इफ एवरी मेंबर ऑफ द टेबल बिलोंग्स टू द सेट जी देन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब ये जो सेट है जी, इट इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना, सिंस एवरी मेंबर ऑफ जी इज आल्सो अ मेंबर ऑफ set of complex numbers, so complex numbers are associative under multiplication। तो इससे ये पता लगा कि आपका जो g है वो एसोसिएटिव होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, being elements of complex numbers, being elements of complex numbers, ठीक है, जो g है ना आपके पास वो एसोसिएटिव होगा। क्लियर, अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रही बात आइडेंटिटी की, तो बच्चों आइडेंटिटी के लिए आप एक काम करो, आप इस टेबल को दोबारा फिर देखो और ये देखो कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे बाकी सबको मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आता है। तो 1 इज दैट एलिमेंट, 1 इज दैट एलिमेंट। तो 1 वर्क्स एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम द टेबल। क्लियर, तो अब आप क्या करेंगे, अब दोबारा फिर देखो ध्यान से, अब हम बात करें इनवर्स की, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे अब वो देखो। अब आप एक काम करो, इसमें आइडेंटिटी क्या है, जो आइडेंटिटी वो 1 है इसमें, ठीक, तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 का इनवर्स तो 1 आ गया, ठीक,
ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? ओमेगा को आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा का इनवर्स ओमेगा का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओमेगा स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? ये देखो ओमेगा से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स है वो ओमेगा होगा। बात क्लियर? तो इस तरीके से आप बता सकते हो चारों प्रॉपर्टी। अब रही पांचवी प्रॉपर्टी, वो क्या है? कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी में आप ये देखो, कम्यूटेटिविटी में बच्चों एक काम करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, चेक करके देखो सेम आते हैं। मतलब अगर मैं इसको मैट्रिक्स की तरह सपोज करूं तो क्या इसका ट्रांसपोज सेम है, सिमेट्रिक है ये, तो ये कम्यूटेटिविटी होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट कंपोजिशन टेबल एंड हाउ वी कैन वर्क फॉर द बाइनरी कंपोजिशन। तो अब आप एक काम कर सकते हो, मैं एक सेट लिखता हूं, एक जी सेट लिख दिया, उसमें आपके पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, है ना? ऐसे ही आप एक कंपोजिशन टेबल बना के चेक कर लेना। क्लियर?